इस विस्तृत चर्चा में स्वागत है। आज के समय में जब डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की दुनिया की तरफ देखा जाता है तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हाँ, कि क्लाउड प्लेटफॉर्म्स अब कोई विलासिता नहीं रहे। बिल्कुल, ये अब एक बुनियादी जरूरत बन गए हैं। मतलब एक समय था जब मशीन लर्निंग के लिए बहुत बड़े सर्वर रूम और भारी हार्डवेयर चाहिए होते थे। और अब सब कुछ क्लाउड पर है। सही कहा। तो स्रोत सामग्री के आधार पर आज का हमारा मिशन ये गहराई से समझना है कि एज्योर मशीन लर्निंग स्टूडियो कैसे काम करता है। मतलब ये इतनी जटिल प्रक्रिया को कैसे इतना आसान और सुलभ बना देता है। इस चर्चा के उद्देश्य को शुरुआत में ही थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहिए। देखिए, जब एज्योर मशीन लर्निंग स्टूडियो की बात होती है तो ये सिर्फ कोई एक टूल या सॉफ्टवेयर नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये असल में एंड टू एंड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का एक पूरा वर्कफ्लो है। अच्छा। आसान भाषा में कहें तो ये एक डिजिटल कारखाने की तरह है, जहां एक तरफ से आप कच्चा बिखरा हुआ डेटा डालते हैं, बीच में उसकी सफाई होती है, विश्लेषण होता है, और दूसरी तरफ से एक तैयार काम करने वाला मॉडल बाहर निकलता है। सबसे खास बात यह है कि डेटा से लेकर डिप्लॉयमेंट तक का ये पूरा सफर एक ही जगह हो जाता है। ये कारखाने वाला उदाहरण काफी सटीक है। और आज के स्रोतों को देखते हुए जो सबसे अच्छी बात सामने आई वो ये है कि इस कारखाने में काम करने के लिए किसी को कोडिंग का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो बिना किसी भारी जार्गन के इसे समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू होता है। मेरा मतलब है सेटअप और भूगोल का महत्व। हाँ, ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। स्रोत में एज्योर पोर्टल के अंदर रिसोर्स ग्रुप और मशीन लर्निंग वर्कस्पेस बनाने का जिक्र है। रिसोर्स ग्रुप को एक फोल्डर की तरह मान सकते हैं जिसमें प्रोजेक्ट की हर चीज रखी जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत अजीब बात थी, भौगोलिक स्थान चुनने वाली बात। हाँ, मतलब जब कोई रिसोर्स ग्रुप बनाता है तो उसमें सर्वर का एक जियोग्राफिक रीजन चुनना होता है। क्लाउड की दुनिया में जहाँ सब कुछ हवा में है, वहाँ भौतिक भूगोल से क्या फर्क पड़ता है? लोग अक्सर ऐसा ही सोचते हैं कि क्लाउड का मतलब डेटा आसमान में कहीं तैर रहा है। लेकिन असल में क्लाउड का मतलब है दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में रखी गई एक बहुत बड़ी मशीन। और यहीं पर भूगोल का महत्व आता है। स्रोत में एक बहुत ही सूक्ष्म तथ्य दिया गया है कि सर्वर का स्थान हमेशा अपने करीब चुनना चाहिए। ऐसा क्यों? इसका सीधा सा तकनीकी कारण है लेटेंसी। मतलब डेटा की एक बाइट को आपके कंप्यूटर से सर्वर तक ट्रांसफर होने में लगने वाला समय। अच्छा। डेटा जादू से नहीं जाता, वो समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए यात्रा करता है। तो ये कैसा हुआ जैसे घर के पास के स्टोर से सामान मंगाना या दूसरे शहर से मंगाना? दूरी कम होगी तो डिलीवरी तेज होगी। लेकिन क्या इंटरनेट की दुनिया में सच में कुछ किलोमीटर से फर्क पड़ता है? सामान्य ब्राउजिंग में शायद पता न चले, लेकिन मशीन लर्निंग में स्थिति अलग होती है। यहाँ लाखों करोड़ों पंक्तियों वाले बड़े डेटा सेट्स होते हैं। तो मिली सेकेंड्स भी जोड़ने लगते हैं। बिल्कुल। जानकारी को सर्वर तक जाने और वहां से प्रोसेस होकर वापस आने में लगने वाला हर मिली सेकेंड मायने रखता है। अगर सर्वर बहुत दूर है तो घंटों की देरी हो सकती है। समझ गया। तो काम की गति बनाए रखने के लिए सर्वर पास होना चाहिए। ठीक है, तो मशीनरी सेट हो गई, वर्कस्पेस बन गया। अब बात करते हैं ईंधन की, यानी डेटा की। हाँ, वर्कस्पेस में डेटा सेट सेक्शन में जाकर कोई भी अपनी CSV फाइल अपलोड कर सकता है। अब इसके उपयोग को समझने के लिए स्रोत में दिए एक शानदार व्यावहारिक उदाहरण को लेते हैं। बैंक लोन अप्रूवल वाला उदाहरण। बिल्कुल। जब कोई बैंक में लोन के लिए जाता है तो बैंक कुछ चीजें देखता है, जैसे आवेदक की आय, क्रेडिट स्कोर, रोजगार का इतिहास और लोन की राशि। इन सब के आधार पर मशीन अनुमान लगाती है कि लोन पास होना चाहिए या नहीं। पहले हर फाइल को इंसान चेक करता था, इसमें दिन या हफ्ते लग जाते थे। लेकिन मशीन लर्निंग मॉडल मिनटों का काम सेकंडों में कर देता है। गति तो बढ़ती है। और गति से ज्यादा जरूरी है फैसले का बेहतर होना। इंसान थक सकता है, लेकिन AI मॉडल हमेशा पुराने डेटा के आधार पर एक समान सटीकता से फैसले लेता है। ये तो बहुत फायदेमंद है। लेकिन इतने जटिल गणितीय पैटर्न्स को समझने वाला मॉडल बनाने के लिए क्या हजारों लाइन का कोड लिखना पड़ता है? यही तो एज्योर का जादू है। वैसे पाइथन का विकल्प हमेशा होता है, लेकिन इसके डिजाइनर टूल ने इसे बहुत आसान बना दिया है। डिजाइनर टूल? हाँ, ये एक विजुअल ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है। मतलब बस स्क्रीन पे माउस से खींचकर बॉक्स रखना? बिल्कुल। अलग अलग कामों के लिए
छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं, एक बॉक्स डेटा अपलोड करने का, दूसरा साफ करने का और तीसरा एल्गोरिदम का। और बस इन्हें जोड़ना होता है? हाँ, बस बॉक्स को खींचकर लाना है और लाइनों से जोड़ना है, जैसे पाइपलाइन बिछाना। कोई कोडिंग की जरूरत नहीं। ये तो सच में कमाल है। लेकिन इन बॉक्स को जोड़ते समय एक बहुत रोचक मॉड्यूल आता है, स्प्लिट डेटा मॉड्यूल। स्रोत के अनुसार सारा डेटा एक साथ इस्तेमाल नहीं होता, उसे 70 और 30 के अनुपात में बांट दिया जाता है। 70% ट्रेनिंग के लिए और 30% टेस्टिंग के लिए। ऐसा क्यों? मशीन को 100% डेटा देकर एक ही बार में सब क्यों नहीं सिखाया जा सकता? ये बहुत बुनियादी नियम है। अगर 100% डेटा एक साथ दे दिया जाए तो मॉडल उसे बस रट लेगा। 70% डेटा पर जब उसे ट्रेन करते हैं तो उसका काम पैटर्न्स खोजना होता है। अच्छा, इसे ऐसे मान सकते हैं कि एक छात्र ने परीक्षा के लिए केवल पिछले साल के पेपर रट लिए। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। अगर परीक्षा में वही सवाल आ गए तो वो पूरे नंबर ले आएगा, लेकिन उसे विषय की असली समझ नहीं होगी। बिल्कुल, उस छात्र की समझ का पता तब चलेगा जब उसे नए सवाल दिए जाएं। इसीलिए बचे हुए 30% डेटा की जरूरत होती है, जिसे मॉडल ने पहले कभी नहीं देखा होता। सही कहा। इसे अनदेखा डेटा या अनसीन डेटा कहते हैं। जब मॉडल इस 30% पर टेस्ट पास कर लेता है, तभी हम भरोसा कर सकते हैं कि वो असल दुनिया में भी काम करेगा। बहुत स्पष्ट हो गया। अब डेटा बढ़ गया, ट्रेनिंग की तैयारी हो गई, अब मॉडल का दिमाग चिनना है, यानी एल्गोरिदम। हाँ, लोन अप्रूवल वाले केस में जहां हाँ या ना में जवाब चाहिए, वहां डिसीजन ट्री जैसे क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है। इसे भी बस ड्रैग और ड्रॉप करना है। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है, मॉडल का मूल्यांकन। हाँ, इवैल्यूएशन। अक्सर लोग केवल मॉडल की एक्यूरेसी यानी सही अनुमान के प्रतिशत को देखकर खुश हो जाते हैं। एक्यूरेसी से तो यही लगता है कि अगर मॉडल 95% सही है तो बहुत अच्छा है, इसमें क्या कमी है। मशीन लर्निंग में केवल एक्यूरेसी को देखना बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, विशेष रूप से तब जब डेटा सेट असंतुलित हो। असंतुलित डेटाशीट से आपका क्या मतलब है? मान लीजिए लोन का डेटा सेट है, उसमें 1000 में से 950 लोग लोन चुका सकते हैं और केवल 50 लोग डिफॉल्टर हैं। ठीक है। अब अगर एक बहुत ही बेवकूफ मॉडल बना दिया जाए जो सबको हाँ कह दे, तो वो 950 बार सही होगा और उसकी एक्यूरेसी 95% हो जाएगी। बिल्कुल, जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन क्या ऐसा मॉडल बैंक के काम का है? बिल्कुल नहीं। उसने उन 50 गलत लोगों को भी लोन दे दिया, जिससे बैंक का करोड़ों का नुकसान होगा। मतलब मॉडल ने कुछ सीखा ही नहीं। एकदम सही। और यहीं पर स्रोत में बताए गए 2 अहम मैट्रिक्स काम आते हैं, प्रिसिजन और रिकॉल। ये कैसे काम करते हैं? प्रिसिजन ये बताता है कि मॉडल ने जिन्हें हाँ कहा उनमें से सच में कितने लोग काबिल थे। ये बैंक को गलत लोगों को लोन देने से बचाता है। और रिकॉल बताता है कि असल में जितने काबिल लोग थे मॉडल, उनमें से कितनों को पहचान पाया, ताकि किसी अच्छे ग्राहक का लोन बेवजह रिजेक्ट ना हो। ये अंतर समझना वाकई जरूरी है। एक्यूरेसी धोखा दे सकती है, लेकिन प्रिसिजन और रिकॉल असली तस्वीर दिखाते हैं। तो ये तो हाँ या ना की बात हुई। लेकिन अगर बैंक को ये तय करना हो कि किसी को कितना लोन देना है, जैसे कि 5 लाख या 10 लाख, हाँ, क्या तब भी प्रिसिजन का इस्तेमाल होगा? नहीं। जब किसी सटीक संख्या का अनुमान लगाना हो तो उसे रिग्रेशन कहते हैं। इसके लिए RMSE यानी रूट मीन स्क्वायर एरर का उपयोग किया जाता है। ये क्या मापता है? ये मापता है कि मॉडल द्वारा बताई गई राशि और असल सही राशि के बीच कितना अंतर या त्रुटि है। ये अंतर जितना कम होगा, मॉडल उतना ही सटीक होगा। बहुत खूब। अब मान लेते हैं मॉडल तैयार है, टेस्टिंग में मैट्रिक्स भी अच्छे आए, लेकिन अब क्या? ये एज़्योर स्टूडियो के अंदर तो बंद नहीं रह सकता। बिल्कुल नहीं। यहीं पर ये एक प्रोडक्ट बनता है जिसे डिप्लॉयमेंट कहते हैं। बाहरी दुनिया के लिए एक इन्फ्रेंस एंडपॉइंट बनाया जाता है। ये एंडपॉइंट क्या होता है? कोई वेबसाइट? इसे एक रेस्टोरेंट की तरह समझिए। हमारा तैयार मॉडल अंदरूनी किचन का शेफ है। और ग्राहक सीधे किचन में नहीं जा सकते। सही कहा। उन्हें एक माध्यम चाहिए। एंड पॉइंट उस वेटर की तरह काम करता है। बैंक का मोबाइल ऐप बाहरी दुनिया है जो एंड पॉइंट के जरिए मॉडल से बात करता है।
यानी ऐप एंड पॉइंट को डेटा भेजता है और एंड पॉइंट शिफ्ट से जवाब लेकर वापस ऐप को दे देता है। बिल्कुल, और ये सब सेकंडों में होता है। बहुत ही सुरक्षित व्यवस्था है और रिसर्च के मुताबिक इसे टेस्ट करना भी आसान है। एज़्योर एक URL और API की देता है जिससे पोस्टमैन जैसे टूल से इसे टेस्ट किया जा सकता है। डिप्लॉयमेंट के बाद मॉडल बाहरी दुनिया का हिस्सा बन जाता है, लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। हाँ, इसके बाद लॉगिंग और मॉनिटरिंग का चरण आता है। ये देखना कि मॉडल समय के साथ कोई अजीब व्यवहार तो नहीं कर रहा। दुनिया बदलती रहती है। और इसी मॉनिटरिंग के दौरान हमें स्रोत में बताई गई 3 प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पहली चुनौती है डेटा की गुणवत्ता। गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये पुरानी कहावत है। डेटा में कमी होगी तो परिणाम भी खराबी मिलेगा, इसलिए डेटा साफ करना सबसे जरूरी है। और दूसरी चुनौती है मॉडल ओवरफिटिंग। ये वही रटने वाली समस्या है ना? हाँ, जब मॉडल ट्रेनिंग डेटा के शोर को इतनी गहराई से रट लेता है कि नए डेटा पर पूरी तरह फेल हो जाता है। तो इसे बिना कोडिंग वाले वर्कफ्लो में कैसे रोकते हैं? इसके लिए क्रॉस वैलिडेशन तकनीक का उपयोग होता है। पूरे डेटा सेट को कई छोटे हिस्सों में बांट देते हैं और हर हिस्से को बारी-बारी से ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि पक्का हो सके कि मॉडल सिर्फ याद नहीं कर रहा बल्कि समझ रहा है। बिल्कुल। और तीसरी चुनौती है संसाधन प्रबंधन। क्लाउड के खर्चे की बात। हाँ, क्लाउड पर इस्तेमाल होने वाले हर सर्वर की कीमत होती है। अगर जरूरत से बड़ा सर्वर लिया या काम के बाद बंद नहीं किया तो खर्च बहुत बढ़ सकता है। तो पूरे सफर को देखा जाए तो ये साफ है कि एज़्योर मशीन लर्निंग स्टूडियो कैसे कच्चे डेटा से लेकर डिप्लॉय किए गए मॉडल तक का रास्ता आसान बनाता है, वो भी बिना कोडिंग में उलझे। और इस ज्ञान का वास्तविक मूल्य बहुत ज्यादा है। चाहे कोई डेटा साइंस का छात्र हो या एनालिटिक्स का प्रोफेशनल, इन टूल्स पर महारत हासिल करना नए दरवाजे खोलता है। सच में तकनीक ने चीजों को बहुत आसान बना दिया है। आज हमने देखा कि ड्रैग एंड ड्रॉप टूल से लोन अप्रूवल जैसा सिस्टम बनाना कितना तेज हो गया है। बहुत ही आसानी से मॉडल खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जिस पर श्रोताओं को जरूर सोचना चाहिए। वो क्या? जरा सोचिए, जब तकनीक इतनी सुलभ हो जाए कि कोई भी व्यक्ति कुछ ही क्लिक्स में किसी की जिंदगी तय करने वाला सिस्टम बना सके, किसी का घर बनाने का लोन पास होगा या उसका सपना टूट जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इन AI मॉडल्स के फैसलों की नैतिक जिम्मेदारी आखिर किसकी होती है? क्या उस व्यक्ति की जिसने बस ड्रैग और ड्रॉप करके मॉडल बनाया, या उस क्लाउड प्लेटफॉर्म की, या फिर उस गणितीय एल्गोरिथम की जो बिना किसी मानवीय भावना के बस नंबरों का हिसाब लगा रहा है? ये सच में एक बहुत ही जटिल और सोचने वाला सवाल है। ये सवाल तकनीक की दुनिया से बाहर निकलकर हमारी मानवीय समझ से टकराता है। और इसी विचार के साथ श्रोतों के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। सोचिएगा जरूर।